Hello friends, in this video we will talk about George Orwell, one of the famous writer of modern age. Let's talk about George Orwell. He was born in 1903 and he was died in 1915. And his real name was Eric आर्थर ब्लेयर. हिज रियल नेम वाज एरिक आर्थर ब्लेयर. कई बार रियल नेम्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से राइटर का कौन सा रियल नेम है. तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. ही चेंजेस हिज नेम बिकॉज उन्होंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि ही एडमायर द पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज. तो एडमायर करते थे सेंट को इंग्लैंड के जिनका नाम था जॉर्ज. एंड ही आल्सो सेड दैट हिज फेवरेट रिवर इज़ ऑरवेल. तो उन्होंने बोला था कि जो उनका फेवरेट रिवर है वो ऑरवेल. तो इन्होंने दोनों को मिक्स करके जॉर्ज ऑरवेल अपना नाम रख दिया. एंड ही टुक द टू नेम कंबाइंड them together and make its own. तो इन्होंने दो नाम मिला के अपना नाम बना दिया. He was born in मोतीहरी बिहार. तो ये इंडिया में जो बिहार है वहाँ पे एक प्लेस है मोतीहरी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. He went to England after 1 year. 1 साल के बाद में वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे. He became a police officer. तो वो एक पुलिस ऑफिसर बने थे. Also became a part of British police in Burma. तो बर्मा में ब्रिटिश पुलिस में ये भर्ती हुए थे. ही क्विट हिज जॉब एंड स्टार्टेड लिविंग विथ पुअर पीपल. तो ये इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और गरीब लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया था. ही वेंट ऑन टू फाइट फॉर स्पेनिश सिविल वार. तो ये फाइट पे गए थे स्पेनिश सिविल वार में. एंड ही वॉज शूट ड्यूरिंग द बैटल एंड ही डाइज देर. और वहीं पे लड़ाई करते हुए उसी बोलते हैं ना रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में ये इनकी डेथ हो गई थी. तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर कैन बी एट्रीब्यूट द लाइन्स दी गई है. वेयर आई लैक द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक. वेयर आई लैक्ड द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स. तो ये लाइन किसने लिखी है? जॉर्ज ऑरवेल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वन इमेजिन एनी प्राइवेट सोल्जर इन द 90s और नाउ रीडिंग डायरेक्ट रूम बैलेड एंड फीलिंग वेयर वॉज राइटर who spoke for him. It is very hard to do so when he is writing not a British but of loyal Indians and carries the Salam Sahib motive to sometime disgusting length. बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, yet it remains true that he had former interest in common soldiers, former anxiety than a fair deal than most of the liberals of the day and our own. He sees that the soldier is neglected, mainly underpaid and hypocritically despised by the people whose income he safeguard. तो ये बात बोली थी रुडयार्ड किपलिंग ने ये लाइंस बोली थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आ रखे हैं इनकी लाइफ के ऊपर. द नेक्स्ट इज फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट जॉर्ज ऑरवेल इज़ फॉल्स. तो कोई स्टेटमेंट है जो जॉर्ज ऑरवेल की वो फॉल्स है, लेकिन हम ट्रू वाली स्टेटमेंट्स देखेंगे. ओके तो इरिक आर्थर ब्लेयर बिकेम द फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट. तो सही है. इरिक आर्थर ब्लेयर कौन थे? जॉर्ज ऑरवेल ही थे. तो ये स्टेटमेंट इज़ राइट. ऑरवेल वॉज कन्वर्सेंट इन हिंदी, हिंदुस्तानी एंड फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड. तो ये भी सही है. वो इंडिया में रहे थे मोतीहरी में 1 साल, तो इंडिया से उनको लगाव भी था. यंग इरिक ब्लेयर लिव्ड इन म्यांमार ट्रेडिंग टाउन कथा. दिस टाउन गेव हिम द मॉडल फिक्शनल टाउन. तो ये भी सही है. ऑरवेल वॉज बॉर्न इन जून 25, 1903 इन मोतीहरी बिहार. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कई बार रॉन्ग, उनमें से एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है, तो हमें छांटनी होती है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इनकी वर्क्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वर्क है डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंडन. डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंडन. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1933. जो इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है वही करेंगे. जो इनकी राइटिंग्स में जितना पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है वही बात करेंगे, नॉट मोर देन दैट. कोई बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात.
तो डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन ये पब्लिश हुई थी 1933 में। इट गिव्स ए डिटेल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्लम, जो गरीबी में रहते हैं उनकी डिटेल एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें बताई है कि कैसे उनको किस किस दुविधा से, किस किस परेशानियों से गुजरना होता है। एंड थीम ऑफ पुवर्टी इन दिस वर्क, तो उन्होंने थीम लिया है पुवर्टी का, गरीबी का इस वर्क में। तो आपको ये याद रखना है कि किस वर्क में उन्होंने स्लम के बारे में, पुवर्टी के बारे में बात करी है, तो वो है डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन। द नेक्स्ट इज बर्मीज डेज। द नेक्स्ट इज बर्मीज डेज। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1934 में पब्लिश हुई थी। इट पोर्ट्रेट ए डार्क साइड ऑफ ब्रिटिश राज एंड देर इज़ ए मेन कैरेक्टर हु इज़ फेड अप विद द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो एक मेन कैरेक्टर है ब्रिटिश राज में जो परेशान हो चुका है ये सोसाइटी के जो चीज़ें होती है उनसे। इट टॉक्स अबाउट डे इन बर्मा, तो ये बर्मा में जो उन्होंने भी पुलिस का काम किया था ना, तो उसके बारे में भी, ये बर्मा के बारे में इसमें बोल रहे हैं। एंड ही वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश फोर्स, तो वो ब्रिटिश फोर्स के पार्ट भी थे, रह चुके थे, ये हमने कर लिया था। द नेक्स्ट इज ए क्लर्जीमैन्स डॉटर। द थर्ड राइटिंग ऑफ जॉर्ज ऑरवेल इज The Clergyman's Daughter. It was published in 1935 and this is a story of Dorothy. ये story है Dorothy Hare की, whose life is turned upside down when she suffered an attack of amnesia. तो जब उनको अटैक आया था amnesia का, तो उस टाइम पे ये उनकी जो लाइफ है ऊपर नीचे जो हुई थी उसके बारे में स्टोरी है। क्लर्जीमैन्स डॉटर 1935 में पब्लिश हुई थी। तो नेक्स्ट है शूटिंग एन एलिफेंट। इट वाज पब्लिश्ड इन 1936, ये पब्लिश हुई 1936 में। इट टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस एज ए पुलिस ऑफिसर इन बर्मा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिस ऑफिसर इन बर्मा, तो वो इसमें इन्होंने बताया है। एंड ही नरेट द इंसिडेंट व्हेन ही हैज़ टू शूट द वाइल्ड एलिफेंट वाइल ही वॉज वर्किंग एज ए पुलिस ऑफिसर। तो जब वो पुलिस ऑफिसर थे उस टाइम पे उनको एक एलिफेंट को शूट करना पड़ा था, और वो ये इसमें शूटिंग एन एलिफेंट में उसी इंसिडेंट को नरेट करते हैं, मतलब हमें ये कहानी के तौर पे उस इंसिडेंट को बता रहे हैं। ही टॉक्स अबाउट द ट्रॉमा ही गोज थ्रू व्हेन ही हैज़ टू किल द एलिफेंट इन पेन व्हेन इट वाज डाइंग। तो जो ट्रॉमा, जो इनको दुख हो रहा था जब वो एलिफेंट पेन में था और वो जो मर रहा था, वो इसमें ये अपना दर्शाते हैं, अपना बताते हैं। तो ये था शूटिंग एन एलिफेंट, फोर्थ वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का। द नेक्स्ट इज इनसाइड द वेल। और जो ये शूटिंग है ये ऑटोबायोग्राफी है, जैसे मैंने बताया ये खुद के बारे में बता रहे हैं कि जब इन्होंने एलिफेंट को शूट किया था तो इनको कैसे लगा था। तो ये इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये, इन विच ही नरेट एक्सपीरियंस दैट ही हैड एज ए पुलिस ऑफिसर। तो नेक्स्ट वर्क इज इनसाइड द वेल 1940 में पब्लिश हुआ था। दिस इज़ एन एसे विच एक्चुअली फॉर्म ए पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसके ये मेन पार्ट बना था, बट ही वॉज नॉट कंसिडर एज ए क्रिटिक। लेकिन उनको एक क्रिटिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने बहुत कम राइटिंग्स उसके ऊपर लिखी है, किसी के क्रिटिसिज्म के ऊपर किसी को क्रिटिसाइज करते हुए। एंड दिस वर्क इनसाइड द वेल रिव्यू हेनरी मिलर नॉवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हेनरी मिलर की नॉवल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको इसने रिव्यू किया है जॉर्ज ऑरवेल ने। इसमें It also reviewed the literature that produced during 1920s and 1930s. जो 1920s में और 1930s में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उसको भी इन्होंने इसमें रिव्यू किया है। एंड द ऐसे इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो ये ऐसे है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ जॉन फ्रॉम बाइबल एंड द मोटिव ऑफ जॉन इज़ यूज्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल। जो मोटिव है जॉना का वो इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल ने इसमें यूज़ किया है टू टॉक अबाउट द लिटरेचर दैट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s। तो इसमें ये बात करने के लिए इन्होंने जॉना का जो बाइबल में जिक्र है उसमें से लिया है 1920s और 1930s के लिटरेचर के बारे में बात करने के लिए। द नेक्स्ट इज़ एनिमल फॉर्म। इसमें टाइम मिला तो हम ज़रूर एनिमल फॉर्म को डिटेल में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम डिटेल में कभी वक्त मिला अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम एनिमल फॉर्म
इट वॉज पब्लिश्ड इन 1945 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए बीस्ट फेबल है ये, इन द फॉर्म ऑफ ए सटायरिकल एलिगोरिकल नोवेला. तो नॉवल नहीं है, ये नोवेला है. नोवेला नॉवल से छोटी होती है. एलिगोरिकल मतलब कि इन्होंने एनिमल्स के थ्रू किसी पे व्यंग किया है, सटायर किया है. तो जिसमें एनिमल्स होते हैं उसको हमें बीस्ट फेबल भी बोलते हैं. तो सटायरिकल एलिगोरिकल नोवेला है ये, छोटी स्टोरी है, नॉवेल नहीं है, नॉवेल से छोटी है. एंड द नोवेला टॉक्स अबाउट द रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917. और ये जो नोवेला है इसमें ये बात कर रहे हैं रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बारे में. ही वॉज ए क्रिटिक ऑफ जोसेफ स्टालिन. तो ये क्रिटिक है जोसेफ स्टालिन के ऊपर. इन दिस ही इज़ यूजिंग एनिमल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स. इसमें ये क्या है, एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं. पिग, हॉर्स, ये सारे एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो पॉलिटिकल फिगर्स है उनको रिप्रेजेंट कर सके. एंड ट्राइंग टू टॉक अबाउट हिज व्यू ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर लाइक जोसेफ स्टालिन. और अपना जो पॉलिटिकल व्यू है उसको जैसे जोसेफ स्टालिन के ऊपर उन्होंने व्यंग करते हुए ये लिखा है, तो वो अपना इसमें दर्शाने की कोशिश करते हैं. तो ये था हमारा एनिमल फॉर्म, 1945 में पब्लिश हुआ था. एंड द ओरिजिनल टाइटल ऑफ एनिमल फॉर्म इज़ एनिमल फॉर्म ऑफ फेरी स्टोरीज. तो ओरिजिनल टाइटल तो ये था एनिमल फॉर्म ऑफ फेरी स्टोरीज, बट लेटर इट वाज चेंज्ड एज एनिमल फॉर्म. बाद में इसको चेंज करके सिर्फ एनिमल फॉर्म नाम ही दिया गया. तो नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट इज Politics and the English Language. It was published in 1946 and this essay focus on the political language and it is designed to make us aware of the impact of political language. तो ये ऐसे फोकस करता है पॉलिटिकल लैंग्वेज पे एंड इट आल्सो डिजाइन टू अवेयर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज. ही सेज ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू एंड लैक ऑफ परसेशन. तो कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने की इसमें विचारधारा बताई गई है. द नेक्स्ट इज लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल. लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल. तो लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल, लियर क्या है, किंग लियर की बात हो रही है यहाँ पे. 1947 में ये पब्लिश हुई थी. इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ए क्रिटिकल ऐसे रिटन बाय टॉल्स्टॉय. तो टॉल्स्टॉय ने एक क्रिटिकल ऐसे लिखा था, उसी के ऊपर ये उसी से इंस्पायर्ड है. एंड टॉल्स्टॉय रोट एन ऐसे ऑन शेक्सपियर. टॉल्स्टॉय ने ऐसे लिखा है शेक्सपियर के ऊपर वेयर ही क्रिटिसाइज शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा. एंड जो किंग लियर है ना शेक्सपियर की, उसके बारे में अच्छा नहीं लिखा. एंड ही सेज दैट आई डोंट लाइक किंग लियर. और वो उसमें टॉल्स्टॉय बोलते हैं कि मुझे किंग लियर पसंद नहीं आई. दिस मैन जॉर्ज ऑरवेल इज चार्जिंग टॉल्स्टॉय एंड सेइंग दैट टॉल्स्टॉय इज इनकैपेबल ऑफ एंजॉइंग शेक्सपियर. तो जॉर्ज ऑरवेल इस में जो लियो टॉल्स्टॉय एंड फूल है इसमें जो वो चार्ज कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि टॉल्स्टॉय खुद ही इनकेपेबल थे शेक्सपियर की राइटिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनको इतनी समझ ही नहीं थी. बिकॉज इट डजेंट हैव एन एटीट्यूड टू एंजॉय थिंग्स. तो उनका एटीट्यूड ही नहीं था, वो उनमें अंदर ऐसे कुछ था ही नहीं कि जो वो चीज़ों को एंजॉय कर पाए. ही सेज टॉल्स्टॉय हेट किंग लियर बिकॉज स्टोरी ऑफ किंग इज सिमिलर टू टॉल्स्टॉय. तो वो टॉल्स्टॉय किंग लियर को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो स्टोरी जो किंग लियर की थी वो मिलती जुलती थी टॉल्स्टॉय की खुद की कहानी से. तो ये इन्होंने कहा है लियर टॉल्स्टॉय एंड फूल में. द नेक्स्ट इज 1984. It was published in 1949 and it is a dystopian novel. डिस्टोपियन नॉवल, ये डिस्टोपियन नॉवल है. द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल इज़ विंस्टन स्मिथ. तो प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवल के, वो कौन है, विंस्टन स्मिथ, हु वर्क्स एज ए मेंबर ऑफ आउटर पार्टी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ वर्किंग अंडर बिग ब्रदर्स. तो ये इसमें लाइन जो है वो बहुत ही फेमस लाइन है, आपको याद रखनी है, 1984 की. इट वॉज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वेर स्ट्राइकिंग 13. इट वॉज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड क्लॉक्स वेर स्ट्राइकिंग 13. तो ये इनकी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स थी. और इस पे जो दो क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क विच इज़ नॉट ए डिस्टोपियन वर्क.
तो कौन सा है जो डिस्टोपियन वर्क नहीं है। हम इसमें अब देखेंगे डिस्टोपियन वर्क कौन सा है। तो जॉर्ज ऑरवेल 1984 इज़ ए डिस्टोपियन नॉवल, तो ये आपको याद रखना है। और W.E. ये जेनी जैमियटिन जो नॉवल है वो क्या है, डिस्टोपियन नॉवल है। तो ये याद रखना है, ये दोनों वर्क्स डिस्टोपियन नॉवल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ईयर्स बिफोर विंस्टन स्मिथ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ जॉर्ज ऑरवेल डिस्टोपिया 1984 गॉट एन एविडेंस ऑफ पार्टी डिसऑनेस्टी, व्हाट इज इट? How did Winston Smith got to know that the party, the big brother who was ruling the entire nation, would be dishonest? How did Winston know about it? The answer is because the photograph which proved the citizens accused of a crime out of the country while it was committed. तो ये आज के नॉवल में हमने जॉर्ज ऑरवेल कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे जेम्स जॉयस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही पढ़ना है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है अभी। तो आपको अपना फोकस अपने टारगेट पे रखना है, बहुत 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 नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना है। जॉर्ज ऑरवेल की जो राइटिंग्स, फेमस राइटिंग्स है, वो आज हमने कर ली है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उनके बारे में जितना हमें करना चाहिए हमने उतना ही करा है। जो हमारे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो राइटिंग्स हमें लगेगी हम उनको डिटेल में एक एक स्टोरी को अलग से नॉवेल्स को लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी किसी की वीडियो देखे अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगले को हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा और बेहतरीन करने का। और वीडियो अच्छी लगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जॉर्ज ऑरवेल के सारी राइटिंग से रिलेटेड। तो हर वीडियोस को, हर स्लाइड्स को पॉज करके आराम से पढ़े, तो उसको स्किप ना करें, आराम से वीडियोस को पढ़ें। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक ही दिन में आप सिर्फ आधे घंटे में अगर जॉर्ज ऑरवेल की इतनी राइटिंग्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है ये प्लेटफॉर्म जिस पे आप आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव ए ग्रेट डे।